नमस्कार। पूर्व की कक्षाओं में मैंने सूरदास व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से सूरदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अवगाहन किया। आज उसी कड़ी में उनकी भाषा शैली पर परिचर्चा करूंगी और किसी ने ठीक ही कहा है, स्टाइल इज द इंडेक्स ऑफ पर्सनालिटी। तो चलिए मैं बता ही दूं कि आज कक्षा का विषय क्या है। तो आपने ठीक ही समझा, विषय है सूरदास की भाषा। तो अब चलते हैं हम उनकी भाषा के सांगोपांग अध्ययन की ओर। सही कहा गया है कि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति ही शैली है। किसी भी महाकवि के काव्य की एक विशिष्ट शैली होती है। शैली का सौंदर्य और महत्व बहुलांश में काव्य की भाषा की समृद्धि पर ही आधारित होता है। सूर के काव्य के मूल्यांकन में उनकी भाषा का भी स्थान महत्वपूर्ण है। सूरदास के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा ने ब्रज भाषा की विभूतियों में लिखा है कि सूरदास ब्रज भाषा के वाल्मीकि हैं। उन्हीं से ब्रज भाषा काव्य की परंपरा आरंभ होती है। फिर भी उनकी भाषा इतनी प्रौढ़, परिमार्जित और काव्यांगपूर्ण है कि पाठक आश्चर्य में पड़ जाता है। यह बात हिंदी इतिहास लेखकों के लिए विचित्र उलझन पैदा करने वाली प्रतीत होती है। आचार्य शुक्ल ने इस विषमता का परिहार इस प्रकार किया है कि सूर सागर किसी पहले से चली आती गीति परंपरा का विकास है, चाहे वह मौखिक ही क्यों न रही हो। ब्रज भाषा साहित्य में सूर का महत्व प्रतिपादित करते हुए परीख और मीतल अपने सूर निर्णय में लिखते हैं कि संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि यानी आदि कवि का है, ब्रज भाषा साहित्य में वही स्थान सूरदास को भी दिया जा सकता है। सच है, ब्रज भाषा साहित्य के प्रारंभ काल में भी सूर ने अपनी विलक्षण प्रतिभा द्वारा जैसा सर्वांग पूर्ण काव्य उपस्थित किया, वैसा कई शताब्दियों के साहित्यिक विकास के उपरांत भी कोई कवि नहीं कर सका। जहाँ तक ब्रज भाषा काव्य का संबंध है, सूरदास को अपने पूर्ववर्ती कवियों से प्रायः कुछ भी प्रेरणा नहीं मिली। सूरदास के पहले ब्रज के लोकगीतकारों और संगीतज्ञों के गायनों में भाषा और भावना का जो रूप था, वह उच्च साहित्य के लिए नगण्य ही था। एक नई परंपरा का निर्माण कर अपनी अलौकिक प्रतिभा के फलस्वरूप सूर ने ही परवर्ती कवियों के लिए भी एक आधार निर्मित कर दिया। सूरदास के पूर्ववर्ती कवियों में जयदेव, विद्यापति और चंडीदास क्रमशः संस्कृत, मैथिली और बांग्ला भाषा के कवि थे। सूरदास के भावों, विषयों और कल्पनाओं की विलक्षणता दर्शाते हुए डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा अपने ग्रंथ सूर मीमांसा में उनकी भाषा के संबंध में विवेचन विश्लेषण करते हैं और कहते हैं कि उनकी भाषा के समृद्ध कोश उन्हें अनायास ही भाव और विषय के अनुकूल शब्द, वाक्यांश और वाक्य भेंट करने के लिए उनकी इच्छा मात्र की प्रतीक्षा करता है। उनकी शैली सर्वत्र वर्ण विषय के अनुकूल होती है और इस दृष्टि से हमें उसमें मनोहर विविधताएं भी मिलती हैं। सूरदास के समस्त पद गेय हैं। इसमें भी उनके भाषाधिकार का परिचय प्राप्त होता है। जैसे उनका ब्रज भाषा शब्दकोश असीम और अर्थ व्यंजना अपरिमित है। आचार्य शुक्ल ने ब्रज भाषा को ही सर्वाधिक कोमल भाषा तथा उसमें विरचित पदों को कोमल कांत पदावली मान लिया है।
विक्रम की 12वीं शताब्दी से ही ब्रज भाषा का प्रचलन सौरसैनी अपभ्रंश के ही विकसित रूप में किया गया। वह सूरसेन प्रदेश और उसके पार्श्ववर्ती भूभागों में प्रसिद्ध हुआ और प्रचारित प्रसारित भी। सूर ने स्वभाव तथा मधुर भाषा में मधुर काव्य की सर्जना कर साहित्याकाश का सूर्य अपने ही को सिद्ध कर लिया है। तभी तो किसी ने कहा है कि स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। इसी से तो लोग अनायास ही कह उठते हैं कि उत्तम पद कवि गंग को कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीरता, सूर 3 गुण धीर। केशव अर्थ गांभीर्य के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन सूर में ये तीनों ही गुण समाहित हैं। सूरदास के पूर्व खुसरो, कबीर, नामदेव आदि की भाषा में ब्रज भाषा का रूप दृष्टिगोचर होता है, किंतु वहां से उन्हें साहित्यिक रूप प्राप्त नहीं होता। सूर को ही उसे साहित्यिक व्यवस्था देने का श्रेय प्राप्त है। सूर के पश्चात वार्ता में प्रयुक्त ब्रज भाषा भी साहित्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं। ऐसा निसंकोच कहा जा सकता है कि सूर ने ही अपनी प्रतिभा पारस से ब्रज भाषा को स्पर्श कर कंचन बना दिया। यद्यपि सूर ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम ब्रज भाषा को ही बनाया है, पर उन्होंने उसे कहीं भी ब्रज भाषा नहीं कहा है। तुलसीदास की भांति उन्होंने भी इसे भाषा की संज्ञा दी है। प्राचीन लेखक भी इसे भाखा ही कहा करते हैं। डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा के ग्रंथ सूर और उनका साहित्य में इसी तथ्य का समर्थन किया गया। अनुकूल परिस्थितियों की ओर आते हैं कि डॉक्टर मनमोहन गौतम सूरदास की परिस्थितियों को ही साहित्यिक भाषा की उद्भावना के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वे अपने शोध प्रबंध सूर की काव्य कला में सूर का ब्रजवासी होना तथा उनके युग के लोगों की रुचि का परिष्कृत होना 2 स्वाभाविक कारण बतलाते हैं, जिसके कारण निसर्गतः उनकी सहज भाषा को साहित्यिक गरिमा प्राप्त हो गई थी। अब ब्रज भाषा की ओर तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में भाषा की दृष्टि से सूर का वैशिष्ट्य प्रतिपादित किया है। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा की मान्यता भी दर्शनीय है। चलती हुई ब्रज भाषा में सर्वप्रथम और सर्वोच्च रचना सूर की ही उपलब्ध होती है। कोमल पदावली के साथ सूर की ब्रज भाषा अनुप्रास, स्वाभाविक, प्रवाहमयी, सजीव और भावों के अनुरूप बन पड़ी है। भाषा की दृष्टि से दृष्टिकूट की भाषा को मापदंड नहीं बनाया जा सकता। उनकी भाषा स्वभावतः आडंबर विहीन, व्यावहारिक और अंतःस्थल का चित्रण करने वाली है। अब शब्द समृद्धि की ओर भी नजर दौड़ा लें। शब्द ही भाषा प्रकाशन के माध्यम है। इस दृष्टि से सूर का शब्द भंडार अत्यंत ही विशाल है। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने तत्सम शब्दों के प्रयोग के संदर्भ में उल्लेख किया है कि ब्रज की चलती बोली में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करके सूर ने ब्रज भाषा को उत्तराखंड की ही नहीं समस्त भारतवर्ष की भाषा बना दिया है। अपनी कोमल वृत्ति और वैष्णव धर्म की संदेश वाहिनी होने के कारण इसने 400 वर्षों तक कवियों की भावनाओं को और उसकी जिह्वा पर शासन किया है। देखें तत्सम के शब्दों को। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सूर ने सिद्धांत निरूपण में, स्तोत्र पद्धति की स्तुतियों में, अप्रस्तुत योजना में प्रचुरता से किया है।
ऐसे शब्दों की प्रदर्शनी बाल छवि वर्णन, मुख प्रसंग, कृष्ण छवि वर्णन, रास लीला, वृंदावन विहार, युगल समागम आदि प्रसंगों में हम देख सकते हैं। इन प्रसंगों में प्रयुक्त तत्सम शब्द संज्ञा के ही रूप में विशेषतः मिलते हैं। कहीं कहीं क्रिया रूप में भी इनका प्रयोग दृष्टिगोचर होता है, जैसे नृत्यति श्याम श्यामा संग। अब तद्भव को लें तो सूर ने सर्वाधिक प्रयोग ऐसे शब्दों का किया है जो व्यावहारिक भाषा को ही अधिक महत्व देते हैं। संस्कृत के ही शब्दों को ऐसा कर्णप्रिय सरल रूप दिया गया है कि वे ब्रज भाषा की प्रकृति के सर्वथा अनुकूल हो गए। देखिए ना, उदाहरण स्वरूप अंकवारी अंकभाल, अचरा आंचल, अधिकारो अंधकार, अंधियारो अंधकार, कान कृष्ण, गुडी गुरुडीन, निठुराई निष्ठुरता, निशंक निशंक, नेम नियम इत्यादि शब्द हैं। अनुकरणात्मक शब्द भी इसमें देखे जा सकते हैं। ऐसे शब्द की व्यंजना बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। उनकी ध्वनि अर्थ ध्वनन युक्ति होती है। सूर ने अनेक ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं, जैसे अरबराय, खिलकना, किलकिलात, खलबली, गरगराय, गहगहात, चमचमात, चकचौंधियात, चुचकारे, झलमलात, झकझोरत, झुनुक झुनुक, टकटोरत, टनटनावत, टपकत आदि शब्द। देशज शब्दों में ब्रज भाषा में रहने के कारण ब्रज प्रांत की बोली के अनेक शब्द उनकी वाणी में अनुस्यूत हो गए, जैसे खरिक, छाक, उहकायो, फोकट, बगदाई, बाई, फेफरी आदि। विदेशी शब्द भी कहीं न कहीं सम्मिश्रित हुए हैं, जैसे सूर काल में अनेक फारसी, अरबी और तुर्की शब्द भाषा की संपत्ति बन चुके थे, जैसे खाक, कुल्ही, चुगली, चीज, दुश्मन, नकली, निवाज, आखिर, आदमी, उमर, गुलाम, जमा, जिम्मा इत्यादि। प्रांतीय शब्द भी हैं। सूर ने प्रांतीय शब्दों का भी प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। इसमें अवधी, पंजाबी, गुजराती, बुंदेलखंडी, प्राकृत आदि शब्द प्राचुर्य में देखने को मिल जाते हैं। कहीं कहीं तो शब्दों को छंद की भांति और उसी रूप में ढालने के लिए तोड़ मरोड़ कर भी उसका प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे नवनीत को नवनी या केतु को केत आदि बना दिया गया है। समानार्थक शब्दों की भी बहुतायत है। समर्थ कवि एक ही शब्द के अनेक मानार्थक, अनेकार्थक शब्द प्रयुक्त करता है। वह समानार्थक शब्दों का प्रयोग पर्याय ध्वनि के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए उसकी पुनरुक्ति मात्र को बचाने हेतु और अर्थगत नवीनता को प्रस्तुत करने के लिए भी कर सकता है। सूर ने भी ऐसे अनेक प्रयोग किए हैं। देखना क्रिया के प्रयोग के अवसर सूर को कृष्ण और राधा की छवि वर्णन के क्रम में अनेक बार मिलते हैं। सर्वत्र देखना क्रिया तो अनिवार्य रूप से आई है, पर आंख और नैन को लेकर ही कवि ने संयोग और वियोग दोनों स्थितियों में 220 पदों की रचना कर डाली। डॉक्टर मनमोहन गौतम ने अपनी थीसिस में इसका विशद विवेचन किया है।
प्रवाहमय इनकी भाषा है। डॉक्टर शर्मा इस संबंध में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सूर की भाषा प्रवाहमयी है। सूर को शब्दों के प्रयोग सोचने नहीं पड़ते थे, वे अपने आप आते थे और परिणामतः वर्णन में प्रवाह भर देते थे। जैसे देखिए ना, आज घन श्याम की अनुहारी, उनय आए घन श्यामरी, सखी रूप ले निहारी, आज घन श्याम की अनुहारी। अब सजीव भाषा है, किसी भी भाषा को सजीवता प्रदान करने के लिए उसमें ध्वन्यात्मक शब्दों, लोकोक्तियों और मुहावरों की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। सूर के काव्य में भी ये सभी विशिष्टताएं अनिवार्यतः विद्यमान है। मुहावरे और लोकोक्तियों का तो कहना ही क्या, इनका महत्व निदर्शित करते हुए डॉक्टर मनमोहन गौतम अपनी थीसिस सूर की काव्य कला में उल्लेखित करते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियां बोलचाल की सबल भाषा के अनिवार्य उपकरण हैं। यह मानव जाति की परंपरागत संपत्ति भी है। समाज के सम्मिलित अनुभाव अपने लक्ष्यार्थ में रूढ़ होकर अभिव्यक्ति के प्रमुख साधन जब बन जाते हैं, तो परिस्थिति विशेष में इन लाक्षणिक उक्तियों का अवलंबन कर बड़ी ही ऋजुता से भाषा अभिव्यक्ति होने लग जाती है। यद्यपि मुहावरों और लोकोक्तियों की बहुलता सूर साहित्य में है, पर लगभग 90% मुहावरे उद्धव और कुब्जा को कहे गए गोपियों के वचन में ही दिखाई देते हैं। मुहावरों का भी प्रयोग सहजोद्गार रूप में उक्त वैचित्र के रूप में ही अधिकांशतः हुआ है। कहते हैं ना, ऐसे शब्द अपने आप में दृष्टिगोचर हो ही जाते हैं। काटे ऊपर लोन लगावत, लिखी लिखी पठवत चिट्ठी, काटे ऊपर लोन लगावत, लिखी लिखी पठवत चिट्ठी, अब वह नवल बधू वह बैठी, ब्रज की कहती कहानी। लोकोक्तियों का प्रयोग सूर ने सर्वत्र कथन की पुष्टि में किया है। उक्ति की वक्रता उनका अनिवार्य गुण है। इस क्षेत्र में प्रचलित कहावतों और परिष्कृत लोकोक्तियों का प्रचुर प्रयोग दिखाई देता है। सूर ने कुछ लोकोक्तियों का निर्माण भी अपनी प्रतिभा से कर लिया है। रूप रचना को देखें तो भाषा की प्रकृति की परीक्षा उनके शब्द भंडार से उतनी ही नहीं होती जितनी उनके व्याकरण से होती है। शब्दों में रूप परिवर्तन तो उनका नैसर्गिक गुण है। सूर साहित्य में प्राप्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि विषयक परिमार्जन प्रयत्न श्लाघ्य और महत्वपूर्ण है। अब अलंकार की दृष्टि से भी देख लें। काव्य के सौंदर्य वृद्धि के लिए अलंकारों का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। सूर ने भी अपनी भाषा में इनको प्रश्रय दिया है। ये अलंकरण भी उनके काव्य सौष्ठव के आधार पर बन गए हैं। प्रायः सभी अलंकारों का प्रयोग सूर के काव्य में हो गया है। तभी तो डॉक्टर मुंशीराम शर्मा इस संबंध में लिखते हैं कि सूर की रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग केवल अलंकार के लिए ही नहीं हुआ, अपितु वह सहृदयता पूर्वक आवश्यकता से प्रेरित होकर किया गया है। अनुप्रासादी तो स्वयं भी उनकी भाव प्रवाह में चले आते हैं। विभावना का देखिए ना एक उदाहरण। मुरली तो गोपाल ही गावे, मुरली तो
गोपाल ही भावे। सुनरी सखी यद्यपि नंद नंदन, नाना भांति नचावे। स्वभावक्तियों का भी एक नमूना प्रदर्शनीय है। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोह सो कहत मोल को लीनो। मोह सो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमति कब जायो। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। रूप का अतिशयोक्ति की भी एक वानगी देख लीजिए। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजवर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग। हरि पर सरवर, सर पर निरिखवर, सिर सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज पराग। इनके अतिरिक्त तुक, कांति गुण, औज्जल्य, नृषणता, मसृणता आदि अनेक गुण इनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। यद्यपि इनकी भाषा में कुछ दोष भी हैं, जैसे च्युत संस्कृति, ग्राम्यत्व, अप्रतीतत्व और श्रुति कटुत्व। लेकिन ये सभी अत्यंत ही न्यून है। ऐसा निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा सूर के हाथ की पुतलिका रही है। सच है, जिस क्षेत्र में उनकी भाषा ने संचरण किया है, उसमें वह एक छत्र सम्राट हैं, अनुपम हैं और अद्वितीय भी हैं। अभी और भी कई पहलू हैं सूरदास के कृतित्व के, जिस पर आगे की कक्षाओं में मैं चर्चा करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।